अंग्रेजों के लोग हैं ये लोग, संघ देख लीजिए आप कहाँ चलता था, क्योंकि अंग्रेजों के तो कार्य करता है ना ये लोग। मैं तो रहा हूँ जी, मैं तो बीजेपी का विधायक था, मैं तो सब इनके कारण में अपनी आंखों देखता था। जब मैंने भाजपा ज्वाइन करी, जब हमारी ट्रेनिंग्स हुई, जब हुई, तो ट्रेनिंग्स में मतलब वो एक बंदा तैयार नहीं करते हैं, एक मैं कहता हूँ कि एक राजनीतिक आतंकवादी तैयार करते हैं, जो बाद में विधायक बनता है, सांसद बनता है, एक राजनीतिक आतंकवादी तैयार करते हैं। आतंक फैलाता है, आतंक फैलाता है, फिर वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। ये भाजपा की मानसिकता है। बीजेपी और पीडीपी की अलायंस थी, तब आप शायद एमएलए थे। जी जी बिल्कुल। और आपको मैं आज बता दूं, यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म बता दूं, आपके चैनल में बता दूं, मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। भाजपा ने किस प्रकार वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। अपने कोटे से सज्जाद लोन साहब को मंत्री बनाया गया था। ये इनका खुद का कोटा था, बीजेपी का कोटा था। ये पीडीपी ने साफ कहा था कि भाई सज्जाद लोन को बनाना अपने कोटे से बनाओ, हम अपने कोटे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सज्जाद लोन को भाजपा ने मंत्री बनाया, बिल्कुल बनाया। इस तरह की मतलब अंदर से इनकी सेटिंग थी, जो आज ये कश्मीर में कह रहे हैं पीडीपी भाजपा के खिलाफ बोल रही है। सज्जाद लोन बीजेपी के खिलाफ, भाजपा का विधायक, अंदर से एक है, बिल्कुल एक है। मैं भाजपा का विधायक था, मैं जाता था मसले लेके सज्जाद लोन साहब के पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीडीपी थी वो जो दिल्ली बीजेपी है उसके ज़्यादा करीब थी। बहुत करीब की बात कर रहे हैं। जो वहाँ मीटिंग, जितनी भी वहाँ पर मीटिंग्स होती थी संघ परिवार की, वो शायद सीएम हाउस में होती थी उस समय। मैं आपको बताता हूँ, एज अ भाजपा विधायक हमसे पूछा गया, स्वर्गीय अरुण जेटली जी बैठे थे अंदर, राम माधव जी बैठे थे अंदर, 2 व्यक्ति अंदर बैठे गए थे। मैं नया नया विधायक बना था, शपथ नहीं ली थी। हमसे पूछा गया कि हमारे सामने संकट है, पीडीपी से कोalition करना है या एनसी से कोalition करना है। हम 25 के 25 विधायकों ने एनसी का नाम लिया था। और राम माधव जी जो है वो पीडीपी के साथ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा करीब वो पीडीपी के थे, क्योंकि पीडीपी है, आपको पता ही है 2002 में जब पीडीपी बनी थी तब भी एजेंसियों ने बनवाया था उसको। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो पीडीपी जो ये बात कर रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उल्टे सीधे, ये एजेंसियों के कहने पे दे रहे हैं, 100% उनके कहने पे दे रहे हैं। अगर एजेंसी के लोग हैं तो फिर एफआईआर क्यों लगे हैं? कि जिस तरह से सज्जाद लोन हुआ, अल्ताफ बुखारी हुआ, पीडीपी हुआ, ये आज कश्मीर में इस तरह से चल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल दिल्ली से टक्कर ले रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि ये आज भी दिल्ली के टच में है या सच में ये दिल्ली के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, दिल्ली के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं ताकि इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। बाकी दिल्ली के अगर टच में नहीं होते तो सिक्योरिटी कौन देता है इनको? मेरा तो मकान उन्होंने थोड़ी देर में खाली करवा लिया था। ठीक है, आज आप पावर से नीचे उतरते हो तो खाली करवा देते हैं लोग। हाँ, अगर आप बीजेपी के चमचे हो, बीजेपी के आप काम करते हो, बीजेपी की भाषा बोलते हो, या बीजेपी से आप ऑर्डर्स लेते हो, तो आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, आपको मकान भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, और आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा पॉलिटिकली भी। मुझे ये बताओ कि जिस तरह से आपने कहा कि मैं भाजपा का विधायक रह चुका हूँ, जिस तरह से भाजपा बात करती जम्मू के लोगों की, क्या वो सच में जम्मू के लोगों के हित के लिए सोचती है, काम करती है? क्योंकि रियासत का दर्जा जम्मू के लोगों को भी चाहिए, कश्मीर के लोगों को भी चाहिए। कुछ बोल नहीं सकते बेचारे, क्योंकि अगर बोलेंगे ना तो उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, कुछ करेंगे उनको उठा के बाहर फेंक देंगे। ऑर्डर्स जो है इनको आते हैं दिल्ली से, अशोक कोल जी को वही काम करना है। मैंने सवाल किया अशोक कोल जी से जब मैं विधायक था वहाँ पर, मैंने कहा सर बात ऐसी है, लोगों की बात है, लोगों का फ़ायदा होता है। कहता है यहाँ पर जो ऊपर से आता है ना वो काम करना होता है, जो पार्टी की बात होती है वो करनी होती है, यहाँ पर लोगों की बात में देखेंगे। दिस वॉज हिज वर्ड्स। उस दिन से उस बंदे की ना इज्जत मेरे नज़रों में गिर गई। आप भाजपा में थे, विधायक बने आप, वहाँ से टिकट मिली, वहाँ से फिर छोड़ना क्यों पड़ा भाजपा आपको? और ऐसी एक पार्टी ज्वाइन की आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका बहुत कम वजूद जम्मू में है। लेकिन कुछ लोग ये मांग करते हैं कि जम्मू को अलग करो कश्मीर से, और कश्मीर को यूटी बनाओ, जम्मू को रियासत का दर्जा दो। आप जम्मू के किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? आप जिस तरह एक जिस्म से ना दिल अलग किया जा सकता, वैसे ही कश्मीर जो है ना वो जम्मू कश्मीर का दिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने JNK में सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ की, दिल्ली से बैकडोर से हाथ मिला के जिन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना है भाजपा NC को बोल देती है और वो नॉर्मलाइज चीज़ें हो जाती है। जैसे 370 को आपने नॉर्मलाइज़ किया, आप लोगों ने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया, रियासत का दर्जा बहाल कीजिए, जबकि पहली मांग होनी चाहिए थी स्टेट 370 को रेस्टोर कीजिए। ये आप पे PDP की महबूबा मुफ्ती, बाकी जितने भी लीडरशिप है वो इल्ज़ाम लगाते हैं। जम्मू के अधिकांश लोग जो हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जम्मू कितने लोग कश्मीर गए होंगे? गए ही नहीं, बड़े कम लोग कश्मीर घूमते हैं। जो आम जो वोटर है ना बीजेपी का, वो कभी कश्मीर गया ही नहीं, तो उसे कश्मीर का क्या पता होगा? एक बार जम्मू का डोगरा जो है ना जाके देखें वहाँ पर कैसे मेहमान होते हैं, मेहमानों का वेलकम करते हैं कश्मीरी। जाइए कभी, मैं तो आपके मन से ना आज ये कहना चाहता हूँ, जम्मू के जो कोर वोट बैंक है ना बीजेपी को, कहना चाहता हूँ मैं, कभी ज़िंदगी में मौका मिले ना जरूर टिकट कटाओ और जाओ कश्मीर, मैं 10 दिन रह कर आओ,
आपका पूरा जो है ना दिमाग चेंज हो जाएगा। मैं बच्चों को तो साथ लेके जाना, जो बच्चे छोटे हैं ना आपके साथ जरूर लेके जाना, वही आपको बोलेंगे पापा आप तो बड़ा गलत बोलते थे कश्मीरियों के लिए। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी ज़रूर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ आकर जम्मू वालों को अच्छा खासा व्यापार करवाते हैं। ये जितने भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जो जितने भी हैं, राजपूत सभा को एक साइड छोड़ दो आप, जितने भी बाकी जगह है ना, सारे संगी हैं ये। एंड ऑफ द डे ये इकट्ठे बैठते हैं और प्लान बनाते हैं कैसे जहर फैले, कैसे जम्मू के लोगों को अलग करके रखो, बाद में इलेक्शन टाइम में करें इकट्ठे और बीजेपी को जिता। इनका एक ही मकसद होता है। ये 29 नल्ले जम्मू के लिए क्या कर रहे हैं आप बताइए? कौन से प्रोजेक्ट्स लाए हैं लोग? जिन लोगों ने यहाँ पर खुशियाँ मनाई थी, देसी घी के हलवे बांटे थे ना, वो टुकड़े टुकड़े गैंग थे, क्योंकि लद्दाख अलग हो गया था। और आपको मैं आज बता दूं, यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म बता दूं, आपके चैनल में बता दूं, मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। जो 2014 की पीडीपी, 15 की कहूँ, 14 में तो रिजल्ट आए थे, 15 की सरकार थी जो थोड़े टाइम के लिए चली। उस सरकार के दौरान जितने भी JNK बैंक में रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, जितनी भी हुई हैं, इर्रेस्पेक्टिव वो कश्मीर में हुई है, चाहे जम्मू में है, चाहे कहीं लद्दाख, कहीं भी, उनकी आप जांच करा लीजिए। और आपको मैं बताऊं, भाजपा के 5% उम्मीदवार हैं। अच्छा। 95% जो फ़ायदा मिला है ना, वो PDP ने दिया है। हर एक MLA को कहा गया था कि 2-2 बंदे दो, हम लगा देंगे। बहुत बड़ा खुलासा कर। बिल्कुल, हर एक बंदे को कहा गया था कि 2-2 बंदे दो, हम JK बैंक में लगाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा देंगे, और दिए किसको थे? डॉक्टर निर्मल सिंह जी को, उनको हमने दिए थे। 2-2 बंदे दिए थे, ठीक है। वो 2 बंदे लगे नहीं, कुछ और ही लग गए। और फिर जो लगे थे वो कहते भाई हम कौन से मुफ्त में लगे हैं, पैसे देंगे, हमने पैसे दिए। जम्मू कश्मीर में किस तरह से सरकार चल रही है, इस सब को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डिप्टी चीफ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर गगन भगत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मसूद जी। सरकार की बात करें, जिस तरह आप NC के डिप्टी चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, और सरकार किस तरह से चल रही है जम्मू में, क्या सरकार का जो लोग क्या कहते हैं सरकार को लेकर, किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप, और लोगों की क्या डिमांड है, किस तरह इस सरकार के 2 साल होने को हुए हैं, किस तरह देखते हैं लोग? देखिए, जो चुनाव 2024 में हुआ था, उससे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है बनी थी जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि एक UT है। सारी जो पावर्स हैं यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द पावर्स वगैरह, सारी पावर्स का वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारी पावर्स। सारी पावर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है कि आपके पास एक गाड़ी है, पेट्रोल जो है वो आपको कहीं से लेना पड़ेगा, ड्राइवर जो है वो कहीं से लेना पड़ेगा, सिर्फ गाड़ी आपको दे दी चलाने के लिए। ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारे पास फुल स्टेटहुड नहीं होगा, तो जो हमने प्रॉमिसेस किए थे जो अपने मैनिफेस्टो में, और जो यहाँ की पब्लिक की अपेक्षा है, मांगे हैं, इश्यूज़ हैं, वो कैसे रिजॉल्व होंगे? अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह मैंने उमर साहब से बहुत बार बात की, और जब आर्टिकल 370 हटा तो उन लोगों ने कहा, कश्मीर की जो जितनी भी लीडरशिप है उनने कहा कि तब तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता। फिर क्या ज़रूरत थी आप लोगों को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की, जब आपको पता था कि रियासत नहीं रही, UT है, ड्यूल कंट्रोल पावर कॉरिडोर्स हैं, और अगर CM बनता भी है उसके हाथ में कुछ नहीं है, तब भी आपने उस तरह का मैनिफेस्टो बनाया जिस मैनिफेस्टो पे आपने कश्मीर घाटी से वोट लिए? देखिए जी, इस टाइम जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड पर्सन। वो ना झूठ बोलते हैं, ना झूठ सुनते हैं, ना किसी झूठे आश्वासन में भरोसा करते हैं। लेकिन जब वो आश्वासन जो है ना, जब वो कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लोकसभा के पटल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया हो, या गृह मंत्री के द्वारा दिया गया हो, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो SG हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, उनके द्वारा एक कमिटमेंट जो चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने दी है कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। ये वही आश्वासन थे जिसमें उमर साहब ने कंटेस्ट की, और उन्हीं बातों को माना कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार का एक आश्वासन था, उस आश्वासन भरोसे के सहारे हम लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जीते, इस उम्मीद के साथ कि जो कमिटमेंट्स ऐसी जगह से कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं, कोई आम भाजपा का नेता नहीं था। वो वह व्यक्ति था जिसको भारत जैसे लोकतंत्र ने चुनकर भेजा था, भरोसा किया था कि देश को आगे लेकर जाएंगे।
जो वादे करेंगे पूरे करेंगे। मैं राजनीतिक वादों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई राजनीतिक वादा नहीं था, ये 15 लाख रुपए नहीं थे, ये 2 करोड़ नौकरियाँ नहीं थी, ये एक मुस्तकबिल था, ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमारा ऑनर था, ये सम्मान था हमारा, हमसे हमारा सम्मान छीना गया था। सबसे बड़ी रियासत थी हिंदुस्तान की, ताज था। महाराजा हरि सिंह जी ने ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। ये कोई भाजपा ने या आरएसएस संघ ने नहीं दिया था, ये महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। बहुत दुख हुआ था मुझे उस दिन देखकर, जब राजपूत सभा एक छुट्टी के नाम पर खुशियां मना रही थी और इतनी बड़ी रियासत को एक छोटी सी यूटी बना दी गई, चंडीगढ़ जैसे, दमन दियो पुडुचेरी जैसी बना दी गई, छोटी सी। मतलब कितना तुच्छ समझा गया हमें, कितना छोटा समझा गया हमारे। तो ये हमको भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई स्पेशल आपसे कोई स्टेटस नहीं मांग रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। हम फिलहाल मांग रहे हैं हमारी जो पहली मांग है। हम नहीं कह रहे हैं कि 370 तोड़ वापस दो, हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो पहली मांग हमारी है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पहली मांग हमारी है स्टेटहुड, पहली मांग है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टेटहुड मांग के हम चुप बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारी 370 की मांग है वो यूटी रहते हुए पूरी नहीं हो सकती। जब स्टेट होगा तो ये मांग ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं 370 की। कोई हम 370 छोड़ा नहीं, हम भूले नहीं 370। लेकिन ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू की जो राजपूत सभा है, उनने महाराजा हरि सिंह जी के जब उन पे छुट्टी मिली उन्होंने खुशी बनाई, लेकिन यही वो जम्मू है जिसने 370 को एब्रोगेट किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब यहाँ पे खुशियाँ बनाई गई, ढोल नगाड़े बजे, लड्डू और बर्फ़ी बांटी गई हर चौक में, जबकि महाराजा हरि सिंह जी ने पूरे जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान से करवाया और जम्मू कश्मीर एक बहुत अच्छी स्टेट थी, उन्होंने बनाया स्टेट को। देखिए, भाजपा के कुछ नेताओं, वही लोग यहाँ पे खुशियाँ मना रहे थे। भाजपा के बड़े नेताओं के, बड़े कैबिनेट मंत्रियों के मुंह से एक लफ्ज़ निकला था कुछ टाइम पहले, टुकड़े टुकड़े गैंग। जिन लोगों ने यहाँ पर खुशियाँ मनाई थी, देसी घी के हलवे बांटे थे ना, वो टुकड़े टुकड़े गैंग थे। क्योंकि लद्दाख अलग हो गया था। लद्दाख, आप ये मत समझिए कि लद्दाख एक कोई आम इलाका है, छोटा सा इलाका, छोटी सी पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख, और लद्दाख हमारे साथ रहना चाहिए था। हाँ, बात रही वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि चूँकि हम जम्मू कश्मीर जुड़े हुए, हमें बड़ा कम मिलता है, हमारे हक इतने नहीं हैं, तो उसको एड्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म था। उनकी जो मांगें थी, कुछ स्पेशल पैकेज चाहिए था, जो कहते थे उनको देना चाहिए था। उसमें उनको अलग कर देना समस्या का हल नहीं है। अब देखिए क्या हुआ लद्दाख में पीछे, अब तो वो स्टेटहुड की मांग पे आ गए। और मुझे पता है कि आप लद्दाखियों से ज़्यादा डरते हैं। जो भाजपा है, जो केंद्रीय हमारी सरकार है, वो भाजपा के जो बड़े बड़े 56 इंच वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत डरते हैं लद्दाखियों से। क्योंकि उनकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रांग होती है ना अपने इश्यूज़ को लेकर। और शायद ये हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो जम्मू के लोग हों, वो इकट्ठा नहीं है, बिल्कुल इकट्ठा नहीं है। जब स्टेटहुड की बात आती है, आप देखिए, कश्मीर से ही, जम्मू से ही इसको कहते हैं कि मत दो। चाहे कश्मीर से नहीं आती है आवाज़, इतनी दबी ज़ुबान पे तो आती है ना। क्यों वो लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? क्यों नहीं वो लोग आगे नहीं आए? जब हमने 20 जुलाई को प्रोटेस्ट किया, तब क्यों ये साथ नहीं थे हमारे? ये दोगली बातें करते हैं यहाँ पर। और जम्मू के लोग तो हैं बेचारे, मेरे को तो लगता है कि इतने भागों में जम्मू के लोग बटे हुए हैं, इतने भागों में जम्मू के लोग बटे हुए हैं ना, यहाँ पर राजनीति भाजपा की ना बहुत आसान हो जाती है, डिवाइड एंड रूल। क्योंकि अंग्रेज़ों के तो कार्य करता है ना ये लोग। संघ देख लीजिए आप कहाँ चलता था, तो अंग्रेज़ों के लोग हैं ये लोग। तो अंग्रेज़ी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वाली करते हैं, हर जगह करते हैं, करते रहेंगे। तो हम इन पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते। ये मुझे बताइए, पीडीपी कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने JNK में सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ की, दिल्ली से बैकडोर से हाथ मिला के जिन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना है भाजपा NC को बोल देती है और वो नॉर्मलाइज चीज़ें हो जाती है। जैसे 370 को आपने नॉर्मलाइज़ किया, आप लोगों ने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया, रियासत का दर्जा बहाल कीजिए, जबकि पहली मांग होनी चाहिए थी 370 को रेस्टोर कीजिए। ये आप पे PDP की, महबूबा मुफ्ती, बाकी जितने भी लीडरशिप है वो इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए जी, एक तो ना सबसे पहले मैं जो PDP की जितने भी लीडर हैं, ठीक है, चाहे महबूबा मैडम हो या और भी जो भी लीडर हों, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि एक बड़े, हम ना पहले एक दूरदर्शन में एक कार्यक्रम देखते थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो एक तो ये सपना देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ भी इनके सपने में आता है वो अगले दिन आके स्टेटमेंट दे देते हैं।
तो ऐसे जो सपने हैं ना, जो इनके जो सपने हैं, इनको जो ख्वाब आए हैं, उन ख्वाबों को हम क्या सीरियसली लेंगे? ये कुछ भी बोलते रहते हैं, इनको ख्वाब आया कि बैकडोर से ये हो गया, बैकडोर से वो हो गया, वहाँ ये बात, ये इनके ख्वाब हैं। इनको लगता है कि पीडीपी के नेता ऐसा कर, एनसी के नेता ऐसे कर रहे हैं, वो उनके ख्वाब में आया तो आगे आगे स्टेटमेंट दे देते हैं। अब वहाँ हम जनाब क्या करें, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, वे हेल्पलेस, क्योंकि इनको तो हम सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेते। इनके जितने भी नेता हो, अब तो बिल्कुल मैं कहता हूँ महबूबा जी को ही हम सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ स्टेटहुड की मांग ऐसी, देखिए मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि स्टेटहुड की जो मांग है, जो 370 का हमारा रिजॉल्व है और स्पेशल स्टेटस की हमारी बात है, जब हम स्टेट हमारा बन जाएगा, हम इस मांग को और ज़ोरदार तरीके से इफेक्टिव वे में उठा सकते हैं। यूटी के रहते कई बार मैंने पहले ही बात कर चुकी है यहाँ पर। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब ये बीजेपी और पीडीपी की अलायंस थी, तब आप शायद एमएलए थे। जी जी बिल्कुल। तो तब की पीडीपी में और आज की पीडीपी में क्या देखते हैं? आज कुछ बीजेपी जो है बहुत कश्मीर सेंट्रिक हो गई है। तब आप बीजेपी में थे और एमएलए इनके साथ थे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह की भाषा था इनका, किस तरह का रवैया। देखिए मैं बताता हूँ उसको, मैं विधानसभा का सदस्य भी रहा था, तो मैंने देखा था, वहाँ पर रह के देखा था कि भाजपा ने किस प्रकार वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। अपने कोटे से सज्जाद लोन साहब को मंत्री बनाया गया था, ये इनका खुद का कोटा था, बीजेपी का कोटा था। ये पीडीपी ने साफ कहा था कि भाई सज्जाद लोन को बनाना अपने कोटे से बनाओ, हम अपने कोटे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और आपको मैं आज बता दूं, यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पर बता दूं, आपके चैनल में बता दूं, मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। जो 2014 की पीडीपी और 15 की कहूँ, 14 में तो रिजल्ट आए थे, 15 की सरकार थी जो थोड़े टाइम के लिए चली। उस सरकार के दौरान जितने भी जे.एंड.के बैंक में रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, जितनी भी हुई हैं, इर्रेस्पेक्टिव वो कश्मीर में हुई है, चाहे जम्मू में है, चाहे कहीं लद्दाख में, कहीं भी है, उनकी आप जांच करा लीजिए। और आपको मैं बताऊं, भाजपा के 5% उम्मीदवार हैं। अच्छा। 95% जो फ़ायदा मिला है ना, वो पीडीपी ने दिया है। और ये नहीं कहूँगा खाली कश्मीर में दे दिया, जम्मू में भी दिया है। और मैं तो कहता हूँ कश्मीर से जम्मू में दिया है उन्होंने, आप उठवा के देख लीजिए। इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि और आपको बताऊँ पीडीपी के जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं, वो क्यों स्क्रूटाइज नहीं हो रही हैं, क्यों उसको हर जगह से शक क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि जो 5% बीजेपी के जो लगे हुए ना लोग, कहीं बेचारे वो ना लग जाए। और इससे बड़ी बात बोल रहा हूँ, कोई मुफ्त में नहीं लगे हैं वो, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मुफ्त में नहीं लगे हैं वो लोग, हर एक बंदे से पैसा लिया गया। जितने भी उस कार्यकाल में जेके बैंक में लगे, आपको बैकडोर से लगे, पैसे दे के लगे, धांधली करके लगे? मुझे जो जानकारी दी, जिन लोगों ने जानकारी दी, हर एक एमएलए को कहा गया था कि 2-2 बंदे दो, हम लगा देंगे। बहुत बड़ा खुलासा कर, बिल्कुल हर एक बंदे को कहा गया था कि 2-2 बंदे दो, हम जेके बैंक में लगाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा देंगे, बोलो वो मांगते रह गए, हमने दे चुके थे, वो फिर मांगते रह गए, दिए। मैं दिए तो सर। और दिए किसको थे? डॉक्टर निर्मल सिंह जी को, उनको हमने दिए थे। 2-2 बंदे दिए थे, ठीक है। वो 2 बंदे लगे नहीं, कुछ और ही लग गए। और फिर जो लगे थे वो कहते भाई हम कौन से मुफ्त में लगे हैं, पैसे देके, हमने पैसे दिए। तो आप जो उन 5% बंदों की इंक्वायरी तो होने वाली नहीं, आप पीडीपी की इंक्वायरी करा सकते हैं ना। उस कार्यकाल में जेके बैंक को पकड़िए, आप जाइए कोर्ट में जाइए। ये मुझे बताइए, एक तो धांधली हुई, और जो दूसरा आपने बोला कि सज्जाद लोन को भाजपा ने मंत्री बनाया। बिल्कुल बनाया। मतलब इस तरह की मतलब अंदर से इनकी सेटिंग थी, जो आज कश्मीर में कह रहे हैं पीडीपी भाजपा के खिलाफ बोल रही है, सज्जाद लोन बीजेपी के खिलाफ। भाजपा का विधायक अंदर से एक है, बिल्कुल एक है। मैं भाजपा का विधायक था, मैं जाता था मसले लेके सज्जाद लोन साहब के पास। एज अ पर्सन इज अ गुड पर्सन, ठीक है, लेकिन जब पॉलिटिक्स करने की आती है इज अ वेरी बैड पर्सन। जब पॉलिटिक्स में हाथ रखते हो ना, हर टाइप के झूठ बोल देते हैं, जहां मर्जी में झूठ बोल देते हैं, अंदर से बैठ के। क्या ये फिर सच चल रहा है कश्मीर में? कहा कि कश्मीर में कश्मीरियों को कश्मीरी सियासतदानों ने बेच खाया है। क्या ये सच बात है कि 2014 में जो अलायंस हुआ पीडीपी और भाजपा का, जो 370 टूटा, सारा फिर जो इसका जो जिम्मेवार है वो पीडीपी है? 100% पीडीपी है, 100% पीडीपी है। उस समय मैं आपको बताता हूँ, एज अ भाजपा विधायक हमसे पूछा गया, स्वर्गीय अरुण जेटली जी बैठे थे अंदर, राम माधव जी बैठे थे अंदर, 2 व्यक्ति अंदर बैठे गए थे। मैं नया विधायक बना था, शपथ नहीं ली थी। हमसे पूछा गया कि हमारे सामने संकट है, पीडीपी से कोalition करना है या एनसी से कोalition करना है। हम 25 के 25 विधायकों ने एनसी का नाम लिया था।
25 के 25 विधायक जो थे ना वो एनसी के फेवर में थे कि वो एक ऐसी पार्टी है जो जहर नहीं उगलती किसी के खिलाफ, जो कश्मीर को बराबर समझती, जम्मू को बराबर समझती है और गंदी सियासत नहीं खेलती। इसलिए एनसी जो है एक्सेप्टेबल पार्टी है, अच्छा करती है, हमेशा जो है इंसाफ करती है, धोखा किसी को नहीं देती। किसी जमात, वो ऐसी जमात है वो हर एक धर्म को बराबर रखती है। सब ने कहा था। इन स्पाइट ऑफ दैट जो कोलिशन हुआ पीडीपी के साथ हुआ, और जो पीडीपी के लोग थे उन लोगों ने जो हाल किया, खाली जम्मू का तो हाल उन्होंने बुरा किया नहीं, क्योंकि यहाँ भाजपा के मंत्री थे, उन्होंने कश्मीरियों को बुरा हाल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीडीपी थी वो जो दिल्ली बीजेपी है उसके ज़्यादा करीब थी। बहुत करीब की बात कर रहे हैं। जो वहाँ मीटिंग, जितनी भी वहाँ पर मीटिंग्स होती थी संघ परिवार की, वो शायद सीएम हाउस में होती थी। राम माधव जी है ना, अब आजकल तो गायब है, आजकल तो गायब है राम माधव जी। क्यों? क्योंकि राम माधव जी ने खेल किया था यहाँ पर। जो पीडीपी बीजेपी कोalition का आखिर राम माधव जी थे ना, और राम माधव जी जो है वो पीडीपी के साथ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा करीब वो पीडीपी के थे। इस ज़्यादा करीब होने का जो नुकसान को उठाना पड़ा, पीडीपी का जो ज़्यादा करीबी रहता है, जो ज़्यादा हिमायती होता है पीडीपी का, उनको नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि पीडीपी है, आपको पता ही है 2002 में जब पीडीपी बनी थी तब भी एजेंसी ने बनवाया था उसको। एजेंसी की तो क्रिएशन है, पहले कांग्रेस से टूट के बनी थी। तो अब आप देख लीजिए कि वो पार्टी है जो एजेंसी द्वारा चलाई जाती है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो पीडीपी जो ये बात कर रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उल्टे सीधे, ये एजेंसी को कहने पे दे रहे हैं, 100% उनके कहने पे दे रहे हैं। दे आर कंप्लीट एक लाइन के ऊपर है, सिंक्रोनाइज्ड है बिल्कुल। जो बात वो एजेंसी करवाना चाहती है वो करवा देती है इनसे। पीडीपी जो अनरेस्ट फैला रही है, जो उल्टे सीधे बकवास कर रही है, ये सब जो काम है एजेंसी करवा रही है। लेकिन पीडीपी ने, मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं पे पोस्टर जारी किया, उसमें लिखा कि इल्तिजा मुफ्ती को इतने एफआईआर लगे, महबूब मुफ्ती को इतने लगे और उमर अब्दुल्ला को 0 एफआईआर। अगर एजेंसी के लोग हैं तो फिर एफआईआर क्यों लगे हैं? उमर साहब तो ऐसा काम नहीं करते जैसे पीडीपी के लोग करते। उमर साहब ने कभी किसी पुलिस वाले को काटा नहीं आज तक जाके, ठीक है। अब उमर साहब ने जाके किसी पुलिस वाले धक्का मुक्की नहीं की, उसकी शर्ट नहीं फाड़ी। तो एक तरीका होता है किसी भी व्यक्ति का, एज अ पर्सन उमर अब्दुल्ला इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ तक कि ऑपोजिशन का, आज तक आपने स्टेटमेंट देखा उमर अब्दुल्ला का, कितना अच्छा उनका स्टेटमेंट होता है, कितना बैलेंस्ड स्टेटमेंट होता है। हर एक बंदे की डिग्निटी को बचा के रखते हैं। लेकिन इनका स्टेटमेंट देख लीजिए सुन के, ये तो किसी की इज्जत तो करती नहीं है ना। ये इज्जत किसी पॉलिटिकल पार्टी की इज्जत करती है, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की इज्जत करती है, ना किसी ओहदे की इज्जत करती हैं, ना किसी व्यक्ति की इज्जत करती हैं। इनका काम यही है ऊल जलूल बयान देना, एजेंसी को कहने पर माहौल ख़राब करना, ताकि जो एक थोड़ी बहुत गवर्नमेंट जो चल रही है हमारी, वो भी ना चल पाए यहाँ पर। सियासत सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, सियासत कुछ नहीं होता। आपने सियासत कुछ दिनों का खेल होता। आप सियासत से आप सीएम बन सकते हो, आप मिनिस्टर बन सकते हो, आप पीएम बन सकते हो, लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में वापस जाओगे ना, तब यही समाज जो है आपको क्या कहेगा, कैसे ट्रीट करेगा। लेकिन ये मुझे बताइए कि जिस तरह से सजाद लोन हुआ, अल्ताफ़ बुखारी हुआ, पीडीपी हुआ, ये आज कश्मीर में इस तरह से चल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल दिल्ली से टक्कर ले रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि ये आज भी दिल्ली के टच में है या सच में ये दिल्ली के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, दिल्ली के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं ताकि इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। बाकी दिल्ली के अगर टच में नहीं होते तो सिक्योरिटी कौन देता है इनको? इनको दिल्ली में मकान कौन देता है? J&K में मकान कौन देता? सिक्योरिटी नहीं होती। आज आप देखें जी, आप XMLA हो तो मेरा तो मकान उन्होंने थोड़ी देर में खाली करवा लिया था, ठीक है। आज आप पावर से नीचे उतरते हो तो खाली करवा देते हैं लोग। हाँ, अगर आप बीजेपी के चमचे हो, बीजेपी के आप काम करते हो, बीजेपी की भाषा बोलते हो, या बीजेपी से आप ऑर्डर्स लेते हो, तो आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, आपको मकान भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, और आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा पॉलिटिकली भी, कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये बीजेपी को फ़ायदा देंगे, ये अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। बाकी मैं तो रहा हूँ जी, मैं तो बीजेपी का विधायक था, मैं तो सब इनके कारण में अपनी आंखों में देखता था। हमें पता होता था हमें क्या करना है, किससे मिलना, कौन मिलना है। और इनको मंत्रालय जो दिए गए थे, काम कराने के लिए दिए गए थे। काम जो बीजेपी है, बड़े सजाद लोन साहब जो है, इज़ अ गुड पर्सन, लेकिन पॉलिटिक्स से वो करते हैं तो पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है उनकी पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। खाम का दिल में प्यार है उनको कश्मीरियों के लिए, सजाद लोन को। देखिए जी, पॉलिटिक्स अपने लोगों के साथ करते हैं आप, तो प्यार कहाँ रहा फिर? वो तो चेयर के लिए हुआ ना। अगर आप सच में कश्मीरियों के लिए प्यार करते तो मुझे लगता है कि जो कश्मीर की आवाज़, सच्ची आवाज़ है, वो बननी चाहिए, दिल्ली की नहीं सुननी चाहिए। फिर दिल्ली से आप बात करो,
और अपने लोगों का जो हक है ना उसकी बात करो। आप दिल्ली से आप बात करोगे जी मुझे बंगला दे दो, मुझे सिक्योरिटी दे दो, और फिर ऐसे बयान दोगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है अगर दिल्ली के हिसाब से नहीं चल रही है तो उसको टॉपल करने के लिए कुछ बयान उलझुल बयान दे दो आप। मुझे ये बताओ कि जिस तरह से आपने कहा कि मैं भाजपा का विधायक रह चुका हूँ, जिस तरह से भाजपा बात करती जम्मू के लोगों की, क्या वो सच में जम्मू के लोगों के हित के लिए सोचती है, काम करती है? क्योंकि रियासत का दर्जा जम्मू के लोगों को भी चाहिए, कश्मीर के लोगों को भी चाहिए, लेकिन भाजपा कहती है जब सेंटर देगी हमें तभी मंजूर है। देखिए भाजपा के जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता हैं, विधायक हैं, सीनियर नेतागण हैं, पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं ना, वो एक ना मतलब मैं इतने बेसहाय मतलब कुछ बोल नहीं सकते बेचारे, क्योंकि अगर बोलेंगे ना तो उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, कुछ करेंगे उनको उठा के बाहर फेंक देंगे। आप देखिए यहाँ पर 13-14 साल से यहाँ पर माननीय अशोक कोल जी यहाँ बैठे हुए हैं, श्रीमान अशोक कोल जी बैठे हुए हैं। ही टेक्स ऑर्डर्स फ्रॉम द सेंटर। वो संघ के व्यक्ति हैं जो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन उनके बैठे हुए हैं, 2013 से बन के बैठे हुए हैं, साल 13-14 से बैठे हुए हैं, 13-14 ईयर्स एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, पावर ब्रिज में बैठा हुआ है और वहाँ पर सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। ऑर्डर्स जो है इनको आते हैं दिल्ली से, अशोक कोल जी को वही काम करना है। मैंने सवाल किया अशोक कोल जी से जब मैं विधायक था वहाँ पर, मैंने कहा सर बात ऐसी है, लोगों की बात है, लोगों का फ़ायदा होता है। कहता है यहाँ पर जो ऊपर से आता है ना वो काम करना होता है, जो पार्टी की बात होती है वो करनी होती है, यहाँ पर लोगों की बात में देखेंगे। दिस वॉज हिज वर्ड्स। उस दिन से उस बंदे की ना इज्जत मेरे नज़रों में गिर गई। उस दिन मैंने समझा ये बंदा जो है ना, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ जो है ना कश्मीरी पंडित इसलिए यहाँ बिठाया गया है ताकि कश्मीरी पंडित का जो मसला ख़त्म ना हो पाए। वो आग जो है ना भाजपा लगाती रहे, देखो जी कश्मीरी पंडितों को हमने यहाँ पर एक मेन पंडित व्यक्ति को बिठाया जो सारा कुछ कंट्रोल करता है। वो सिर्फ एक दिखावा है, इसलिए 13 साल से अटकाया हुआ है। वरना ऐसा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति आता है 4-5 साल रहता है, 6 साल रहता है, 7 साल चला जाता है यहाँ से, लेकिन 13 साल से क्यों व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है? क्योंकि भाजपा जो है वो कश्मीरी पंडितों वाला फार्मूला इस्तेमाल करती है यहाँ पर ताकि भूल ना पाए, और ही टेक्स डायरेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द दिल्ली। अब ये बताइए कि जब आप भाजपा में थे, विधायक बने आप, वहाँ से टिकट मिली, वहाँ से फिर छोड़ना क्यों पड़ा भाजपा आपको? देखिए और ऐसी एक पार्टी ज्वाइन की आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका बहुत कम वजूद जम्मू में है। देखिए मैंने विधानसभा में मैक्सिमम सेशन से जब बैठता था वहाँ पर सुनता था, अपने वालों को छोड़ो, ये भाजपा का गपी मारते हैं सारे, जो इधर वाले पीडीपी वाले समझ लीजिए जो भाजपा करती है वो सेम पीडीपी करती है। यहाँ वाले जो थे ना, जो ट्रेजरी बेंचेस थे, उनका तो बोलना को मतलब नहीं था। एक व्यक्ति के जो स्पीच का वेट करता रहता था वो थे उमर साहब। जब उमर साहब बात करते थे, और द रीज़न आई जॉइंड नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मिस्टर उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उनकी स्पीचेस में ऑनेस्टी होती थी, कंसर्न होता था, और ऑपोजिशन को कुछ जलील नहीं करते थे, उनको सिर्फ वहाँ पर वो उनको बेपर्दा करते थे कि यहाँ गलत है, आप ठीक करिए, यहाँ पर ये चीज़ आपकी गलत है, ठीक करिए यहाँ पर। और कहीं ऐसी बात नहीं है, कहीं ऑपोजिशन में ऐसे लोग थे जो जलील करते थे ट्रेजरी बेंचेस को। जलील करना उनका मकसद नहीं होता, उनका मकसद होता था उनको बेपर्दा करना, यहाँ गलत, हील दिस, रिपेयर दिस, ये काम ठीक करो और सरकार ठीक से चलाओ। और जितने भी उनके मैंने भाषण सुने इन 3-4 सालों में, हर भाषण में उन्होंने जो पब्लिक का, अपनी जनता का, जम्मू कश्मीर जनता का ख्याल रखा, हर धर्म का ख्याल रखा, और अपोजिट ट्रेजरी बेंचेस को यही कहा कि चीज़ें ठीक करो, सही मुद्दे पे वॉकआउट करते, कोई फालतू मुद्दे वॉकआउट नहीं करते थे। कई बार मैं भी कुछ ऐसी चीज़ कहता था, हालांकि मैं ट्रेजरी बेंचेस में था, मैं भी कोई ऐसी बात बोलता था जो भलाई की बात होती थी, तो हमेशा वो उसको प्रेस करते थे, टैप करते थे मुझे, जाते हो टैप करते थे मुझे कि अच्छा बोला आज। खाली मुझे टैप नहीं करते, कई बार जसरुटे साहब को टैप किया उन्होंने, कई बार राजीव शर्मा जी को टैप किया उन्होंने। जब भी कोई एमएलए अच्छा बोलता था तो उमर साहब पर्सनली जब जाते थे उनसे कुछ ना कुछ बोलते थे। तो मैंने देखा कि ये बंदा कितनी ऑनेस्ट पॉलिटिक्स करता है। और जब मैंने भाजपा ज्वाइन करी, जब हमारी ट्रेनिंग्स हुई, जब हुई, तो ट्रेनिंग्स में मतलब वो एक बंदा तैयार नहीं करते हैं, एक, मैं कहता हूं कि एक राजनीतिक आतंकवादी तैयार करते हैं। एक नया वर्ड है ये, राजनीतिक आतंकवादी, जो बाद में विधायक बनता है, सांसद बनता है, एक राजनीतिक आतंकवादी तैयार करते हैं। आतंक फैलाता है, फिर वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। ये भाजपा की मानसिकता है कि चीज़ों को मैनिपुलेट करो अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, और जो ऊपर से ऑर्डर है वो ऑर्डर लो। एक जो ये चाहते हैं, वी आर जस्ट लाइक गिनी पिग्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ऐसे वर्कर्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहाँ एक चुनते हैं, हाँ ये बंदा फिट है यहाँ पर इस रोल। RS में क्योंकि ऐसी कम्युनिटी ज़्यादा थी, भगत कम्युनिटी ज़्यादा थी, मुझे टिकट मिला।
ठीक है। और उन्होंने उनका लगा कि हाँ उनके चीज़ों में ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है व्यक्ति, इसको टिकट दे दो, टिकट दे दो। मोदी जी का ये माहौल भी था। उल्टा ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मैं काम नहीं कर रहा था, मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से काम कर रहे थे हम लोग। डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर, मैं वहाँ पर पब्लिक सर्विस भी करता था। वहाँ पे कैंप्स लगाते थे हम लोग, जाकर लोगों का काम करते थे और डीपली टच रहते थे लोगों से, क्योंकि हमारी फैमिली में पॉलिटिक्स में तो पिताजी थे नहीं वहाँ पर। ग्रैंडफादर जो थे वो आर्मी में थे, फिर फादर वो भी आर्मी में थे। और चूँकि मेरी परवरिश जो है वो केंद्रीय विद्यालय आगे पीछे पूरे इंडिया के बाकी भागों से हुई है, तो मुझे काफ़ी जगह कल्चर पता है, तरीका पता है, इसलिए मैं इनकी बातों में नहीं आया। जम्मू के लोग जो है ना, जम्मू के अधिकांश लोग जो हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जम्मू कितने लोग कश्मीर गए होंगे, गए ही नहीं। बड़े कम लोग कश्मीर घूमते हैं। जो आम जो वोटर है ना बीजेपी का, वो कभी कश्मीर गया ही नहीं, तो उसे कश्मीर का क्या पता होगा? उसे कश्मीर का कुछ नहीं पता। एक बार जम्मू का डोगरा जो है ना, जाके देखें वहाँ पर कैसे मेहमान होते हैं, मेहमानों का वेलकम करते हैं कश्मीरी। जाइए कभी। मैं तो आपके मन से ना आज ये कहना चाहता हूँ, जम्मू के जो कोर वोट बैंक है ना बीजेपी को, कहना चाहता हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में मौका मिले ना जरूर टिकट कटाओ और जाओ कश्मीर। मैं 10 दिन रह कर आओ, आपका पूरा जो है ना दिमाग चेंज हो जाएगा। मैं बच्चों को तो साथ लेके जाना, जो बच्चे छोटे हैं ना आपके साथ जरूर लेके जाना। वही आपको बोलेंगे पापा आप तो बड़ा गलत बोलते थे कश्मीरियों के लिए, ये कश्मीरी तो बड़े अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी ज़रूर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ आकर जम्मू वालों को अच्छा खासा व्यापार करवाते हैं। अब दरबार मुंह बंद हुआ था जब एलजी साहब ने करवाया था, ठीक है, वो तो हमारी सरकार आई तो हमने खोला दोबारा। कितने व्यापारी हो रहे थे यहाँ पर। आप देखिए आज गांधीनगर मार्केट में जाइए, ये गर्मी का टाइम है, अभी भी जाइए आप, जितना भी खरीदार होगा ना गर्मियों में 70-80% कश्मीरी है। आप सर्दियों में बात करें, सर्दियों में 90% कश्मीरी, 95% कश्मीरी होता है यहाँ पर। लेकिन मेरे एक यहाँ पे डोगरा राजपूत सभा कोई है, वो कह रहे थे कि सारा व्यापार जो है जम्मू से है, कश्मीरियों के पास कुछ भी नहीं है। परसों में कहीं इंटरव्यू सुन रहा था। देखिए व्यापार जो है ना, व्यापार में क्या है, यहाँ पर कश्मीरी आता है तो व्यापार चलता है। कश्मीरियों के पास क्या है, सब जम्मू के पास है। हाँ, आप कश्मीरी यहाँ जम्मू के पास है ना, सारी वाइन शॉप्स हमारे पास है। व्यापार होता है ना यहाँ से, वाइन शॉप से कितना व्यापार होता है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एलजी सरकार ने क्या किया, आकर वाइन शॉप्स बढ़ाई। हम गवर्नमेंट में बैठे हुए ना, रेवेन्यू चाहिए यहाँ पर, हमने वाइन शॉप नहीं बढ़ाई। जो पहले की जो एलजी साहब की बनाई वाइन शॉप थी ना, उसी के लाइसेंस रिन्यू किए, ठीक। अब जम्मू में कुछ है ही नहीं। और आप एक काम करिए ना, हम आपको मौका देते। सरकार तो कहती है कि अगर जब पब्लिक कहेगी, सरकार की एक ही बात कहनी है, एक्साइज जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट करता है ना वाइन शॉप्स, जिस गांव में जिस जगह पर पब्लिक इकट्ठा होगी ना कि भाई हमें वाइन शॉप नहीं चाहिए, उस जगह की आपके प्लेटफॉर्म बोल के जा रहा हूँ मैं, उस जगह वाइन शॉप बंद कर देंगे। आप कराइए प्रदर्शन। आप जितने राजपूत सभा बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो भी डोगरा सभा या राजपूत सभा है, उनके लोगों को बोलिए आप जाइए वाइन शॉप के पास, करिए, शुरू करिए, ये मोस्ट वेलकम। लेकिन कुछ लोग ये मांग करते हैं कि जम्मू को अलग करो कश्मीर से, और कश्मीर को यूटी बनाओ, जम्मू को रियासत का दर्जा दो। आप जम्मू के किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? आप जिस तरह एक जिस्म से ना दिल अलग किया जा सकता, वैसे ही कश्मीर जो है ना, वो जम्मू कश्मीर का दिल है। खूबसूरत तो है ही है, ठीक है, वो कहते हैं ना ऊपर जन्नत है, तो कैसे अलग करोगे जन्नत? अब शरीर से दिल को कैसे अलग करोगे आप? ऐसा नहीं होता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बस एक कंसेप्ट है इनका। जम्मू में देखा आज जिनका नेता ही बीजेपी में भाग गया, ठीक है, एकजुट जम्मू शायद कर रहा है, पता नहीं कौन संस्था कर रही है, अपने आप को बड़े रूप में आते हैं। ये सारे संगी हैं, मैं पहले बता दूंगा आपको, मैं जानता हूँ सभी को ना। ये जितने भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जो जितने भी हैं, राजपूत सभा को एक साइड छोड़ दो आप, जितने भी बाकी जगह है ना, सारे संगी हैं ये। चाहे एकजुट जम्मू जो हो गया या दो जुट जम्मू हो गया या जो भी जम्मू स्टेटहुड सभा, ये सारे संगी हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये इकट्ठे बैठते हैं और प्लान बनाते हैं कैसे जहर फैले, कैसे जम्मू के लोगों को अलग करके रखो, बाद में इलेक्शन टाइम में करें इकट्ठे और बीजेपी को जिता। इनका एक ही मकसद होता है। ये 29 नल्ले जम्मू के लिए क्या कर रहे हैं आप बताइए? कौन से प्रोजेक्ट्स लाए हैं लोग? मैं भी विधायक रहा था, मैंने सेंटर से कई फंड्स लाए थे और वही फंड्स अभी तक लगते हुए आए हुए हैं। मैंने लाया था। काम को क्या करना आता? कुछ काम करना नहीं आता। सिर्फ इनके एक दो हैं एमएलए, मुस्लिम्स का जहर फैला लो इनसे, यहाँ पे लड़ाई लगवा, धर्म के नाम पर यहाँ प्रचार करवा लो इनसे। इनकी जो टीआरपी है ना, बस वहीं से चलती है। इनका जो इकोसिस्टम वहाँ से चलता है। बाकी बीजेपी जो है जम्मू को पूरी तरह बर्बाद करके रख देगी। लेकिन एक खुशी हुई, सच बता रहा हूँ, जो
एक जेनजी का आंदोलन नाम देखा, जेनजी का आंदोलन देखा आपने? ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का एक छोटा सा टीज़र है, छोटा सा टीज़र है। अब ये मत समझिए कि अगर मैं और आप नहीं गए हैं तो वहाँ पर, हाँ, जंतर मंतर हम नहीं गए हैं तो प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं थे, नहीं। हर एक घर इस देश का ना उस प्रोटेस्ट का पार्ट था। और ये अगर भाजपा की सरकार, केंद्र पार्टी समझती है ना कि बस प्रोटेस्ट इज़ ओवर, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो गया, ख़त्म हो गई बात, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो गलत समझते हैं। एक चिंगारी कहते हैं ना, एक चिंगारी लग गई। अब चिंगारी लग गई है, चिंगारी पूरे देश में फैल भी गई है। अब देखेंगे आने वाले दिनों में अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया है कि हम एक तरह से एक ऐसी ताकत बन के, उन्होंने कहा कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। प्रेशर ग्रुप का एक वर्ड इस्तेमाल किया उसने, हम प्रेशर ग्रुप रहेंगे। प्रेशर ग्रुप एक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक ऐसी चीज़ है, ये पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ऊपर है। अब अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांगी थी इन्होंने, उसका इस्तीफ़ा हो गया। अकाउंटेबिलिटी होम डिपार्टमेंट की भी है, अकाउंटेबिलिटी बाकी डिपार्टमेंट्स की भी है। आपके समझते सिर्फ शिक्षा में सुधार करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स जो है हर एक जगह चाहिए। ये भारत की पब्लिक है, ये भारत की जनजी है, ये ऐसे नहीं रुकेगी, ये हर जगह अकाउंटेबिलिटी मान लेंगी। आपको बताओ ना, कौन से क्षेत्र में आपने भारत को आगे किया हुआ है? ये गुब्बारा आपका था जो बनाया, वो फट गया। अब आप एक्सपोज हो चुके हो, जो आप झूठे मूठे मेडल बाहर से लाए थे ना, इस पर भी एक्सपोज हो गए हो। बाहर जाके आप जो नृत्य कराते थे ना, अब वहाँ पे भी एक्सपोज हो गए हो। जनजी ने मीम के सहारे ही आपको एक्सपोज कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी जितनी बार आएंगे उतनी मीम्स बनाएंगे। मैं हाथ जोड़े कहना चाहता हूँ, मोदी जी कृपया करके ना इंस्टाग्राम के ना मत बनाए, वहाँ पर रील मत बनाए, वहाँ पर मत आए। जनजी नहीं छोड़ेगी, हर जगह आपको कुछ ना कुछ कमी ढूंढ निकालेगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ निकालेगी जो हम भी ढूंढ सकते, जो हम लोग नहीं ढूंढ सकते, वो जेनजी ढूंढ निकालेगी आपको। तो कृपया करके ना इंस्टाग्राम पे मत आए रात को 11-12 बजे, और मत कुछ ऐसा काम करें कि इनको और मीम मटेरियल का मिले और कंटेंट ऐसा मिले कि आगे आपके खिलाफ यूज़ करें वो। इसलिए कम आइए, कम देखिए, क्योंकि आपको देखकर अब इन्हें गुस्सा आता है, खुशी नहीं होती, गुस्सा आता है। अकाउंटेबिलिटी मांग रही है तो मुझे मोदी जी कहते हैं कि जब मैं रील बनाता हूँ व्यूवरशिप बहुत होती है। अगर एक रील उन्होंने बनाई 300 कुछ मिलियन व्यूज़ उनको आए एक दिन में। वो व्यूवरशिप इसलिए होती है क्योंकि वो देख के तो सीखेंगे ना, वो देखेंगे फिर उसके लिए मीम बनाएंगे उसको देखकर, तो इसे देखना जरूरी है ना। तो व्यूअरशिप में इंक्रीज होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग क्यूरियोसिटी देखते हैं, इसको देखते हैं कि भाई कैसे इसको देखेंगे, कमियां कौन सी निकालेंगे। एक कमी निकाली फिर रील देखते हैं, दूसरी कमी निकाली फिर रील देखते हैं। एक रील की आपके 10-10 बार अगर देख रहे, व्यूअरशिप तो बढ़ रही है उसकी, लेकिन साथ में कमियां भी आपकी निकाल रहे हैं वो। तो आप जो रील पे आके आपने कहा मैं बच्चों को माफ़ करता हूं, तो ऐसा नहीं है। ये झूठे जैसे जो पहले जो अंधभक्त है, ये अंधभक्त नहीं है। ये बहुत, मैं कहता हूं कि इनको हर चीज़ का पता है। ये मत समझिए कि कुछ जानते नहीं है, बेवकूफ़ बना लोगे आप जो ये वोटर हैं इनको खरीद लोगे, एमएलए खरीद लोगे, एमपी खरीद लो, ऐसा नहीं है। ये जनजी है, बिकने वाली नहीं है। ये शहीद भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाली जनरेशन है, गांधी को मानने वाली जनरेशन है, ये पीछे नहीं हटेगी। तो कृपया करके आप बस जो बचा कचा कार्यकाल है ना आपका, ये शांति से निकालिए और अच्छे काम करिए, क्योंकि एंड किसी चीज़ का भी अच्छा होना चाहिए। मैं तो बस ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है एक अच्छे तरीके से, एक सम्मानजनक तरीके से एंड हो। तो हम एज अ भारतीय भी यही चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 3 बार के, तो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान से ही आपकी विदाई होनी चाहिए। अब लेकिन आपको ना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, ये जनजी ने बता दिया आपको, सिंहासन आपका डोल चुका है, आप छोड़ना पड़ेगा इसको। किस तरह देखते देश का भविष्य आप? क्योंकि जिस तरह से वो बयान भी हमने देखे राजनाथ जी के, जब वो कहते थे कि यूपी की सरकार नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस्तीफ़ा हो गया। प्रधान ने महीने के बाद दिया, लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया। किस तरह देखते हैं देश के भविष्य को आप? स्वर्गीय शास्त्री जी ऐसे नहीं कहते थे जय जवान जय किसान। उन्होंने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान का, ऐसे नहीं दिया था। वो जानते थे कि इस देश के जो नौजवान हैं इनमें बहुत बड़ी ताकत है, और ये जो ताकत है अब मुझे नहीं लगता कि रुकने वाली है। जो ये बयान था इनका, उन्होंने झूठा कर दिया। राजनाथ सिंह का जो बयान था कि ये इस्तीफे हुआ ना, इस्तीफा हुआ, और जो ये जनरेशन जो मांग रही है अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, और होनी भी चाहिए। कोई भी ये सियासत करे, मैं तो कहता हूँ कोई भी सियासत करे, पावर में आए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए एक ना मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट जो है ना अब आएगा देश में। अब कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी वादे करेगा चला जाएगा, तो ऐसे ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब अकाउंटेबिलिटी बहुत जल्दी मांगेगी। तो मैं सभी पॉलिटिशियन से भी ये कहना चाहता हूँ कि ऑनेस्टली काम करिए,
ऑनेस्टली काम करिए, और ख़ासकर अपने फ़ोन जो है ना वो बिज़ी मत रखिए, पीए से मत उठाइए। अगर आपको चुन के भेजा गया है तो लोगों के जो फ़ोन है उठाइए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए। ये जो इग्नोर करते हैं आप लोग, फ़ोन नहीं उठाते हैं अपने लोगों का, ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है इससे। चाहे वो भाजपा के हों, चाहे पीडीपी के हों, चाहे एनसी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, जो इलेक्टेड बंदा जो होता है ना, उसकी कुछ पार्टी नहीं रह जाती है, वो सबका हो जाता है। एक विधायक जब बनता है, एमपी जब सांसद बनता है, सबका हो जाता है। तो आप हर एक व्यक्ति का फ़ोन उठाइए, उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट करिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जब नहीं होती है ना तो गुबार बनता जाता है, बड़ा होता जाता है। और ये कम्युनिकेशन वन वे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मन की बात नहीं होनी चाहिए, ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये चीज़ जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट शायद ना भूल गई, ये मन की बातें करते रही 12 साल, तो ये वन वे कम्युनिकेशन चलता नहीं है। और दूसरा देखिए व्यवस्था क्या है, अब देखिए जो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, एक पोस्ट, एक मिड डे मील में क्या देखिए क्या करिए, क्या सुधार करिए। अब देखिए ना, आपके घर में खाना करा, जितने भी मंत्री बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार में, उनके बच्चे कहाँ पर हैं? सारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये युवा देख रहा है सब कुछ, युवा नोटिस कर रहा है सब कुछ, आपकी बातें भी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड चेक करता है वो, आपके बच्चे कहाँ हैं, परिवार कहाँ है, वो क्या कर रहा है और ये बंदा क्या कर रहा है और ये हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है। अब बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर, वो क्वालिटी ऑफ मिड डे मील देखिए कितना, इसको इम्प्रूव करिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस देश के युवा आपसे पूछे नहीं, आपको सिंहासन से उठा के नहीं फेंके, तो ये करते रहिए, क्योंकि अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। ये नहीं है खाली एक बार हुआ आप जाके 15 साल 20 साल बाद होगा, ऐसा नहीं है। अब ये बार बार होगा, लगातार होगा, हर जगह होगा। और जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है। बहुत जल्दी जो है जम्मू कश्मीर की जनता जो है ना, अब अपने हकों के लिए ना विधायकों को घेरेगी, पक्का घेरेगी, अगर उनके कामकाज पूरे रहते हैं। तो मैं सभी को एक स्टेज से मैसेज देना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी जो है जनता मांग रही है, हर जगह मांग रही है। एक आखिरी दो सवाल ये हैं कि जिस तरह से हमेशा लगते हैं इल्ज़ाम भाजपा पे, कि वो कहते हैं कि जो भी भाजपा बोलती है वो खुद से नहीं बोलती। भाजपा के जितने भी एमएलए जम्मू कश्मीर में हैं, उनको दिल्ली से मैसेज आता है और यहाँ बोलते हैं, और उनको सुबह तक कोई पता नहीं होता है कि कल क्या होना है। दिल्ली से जो मैसेज आएगा सुबह उनको चलता पता ही ऐसा कुछ होना है। ये सही बात है, आप रह चुके हैं भाजपा। 100% सही बात है। वहाँ जो मैसेज आता है, यहाँ पर अशोक कोल जी को मैसेज आएगा, फिर अशोक कोल जी वो मैसेज जो हर एक विधायक को देंगे कि आज आपकी लाइन है, आपने ये बोलना है, आज आपने यहाँ प्रोटेस्ट करना है, आपने ये करना है। फिर क्या होता है कि जब अशोक कोल विधायकों को बोल देते हैं, उसके बाद जितने भी जिलाध्यक्ष होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको मैसेज जाता है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्जेस होते हैं, जो उनको कहा जाता है ये चलना है, दिल्ली से मैसेज आता है। इनको ये नहीं पता कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। अब भाई दिल्ली में जो हो रहा है, दिल्ली जो चाहती है वो चाहती होगी यहाँ की जनता की, आप सोच नहीं रहे हो। पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, ये आइडियोलॉजी इनकी। तो मैंने यही सवाल माननीय अशोक कोल जी से किया था, मैंने कोई कंट्री किससे बना होता है? कंट्री जनता से बना होता है, जनता पहले हुई ना। तो हमारी जनता की सोचो ना, आपने आइडियोलॉजी को ही आपने खुद आप वायलेट कर रहे हो, आइडियोलॉजी को मान रहे हो आप, और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं लोगों की बात नहीं करूं। मेरा जो है मन मुटाव अशोक कोल जी की इसी बात का था, क्योंकि ये लोग एनफोर्स करते थे कि भाई ये चीज़ होनी, ये चीज़। हर चौथे दिन चलो वहाँ चलो प्रदर्शन करना है, वहाँ प्रदर्शन करना है, यहाँ प्रदर्शन करना है, इसके खिलाफ प्रदर्शन करना है, फलाने का करना है। ये तरीका नहीं होता है। तरीका ये होता है कि यहाँ की जनता जो है, आप कम्युनिकेट करते नहीं हो, वहाँ जाते हो ये करना जी, बूथ कार्यकर्ता को ये करवा दो, वहाँ फलाना ये करा दो, 2 किलो चावल बांट दो, 5 किलो चावल बांट दो। ये तरीका नहीं होता है। पैसे बांटने से, राशन बांटने से इलेक्शन जीत सकते हो आप, लेकिन वो ज़्यादा देर का नहीं होता जीता वो इलेक्शन। जनता अकाउंटेबिलिटी पूछना शुरू करती है ना। आप देखिए कितनी भीड़ दौड़ाएंगे भाजपा को, जितने 29 विधायक हैं ना, आप देख लीजिए। आज आपके चैनल में बोल के जा रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी जो जनता है जम्मू की, इनको दौड़ाएगी, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये बताइए मुझे कि जो राजपूत सभा है, परुन कश्मीर है, या बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कहते हैं कश्मीर को अलग करो, जो मतलब जम्मू कश्मीर कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए जी, मैंने तो एक बयान राजपूत सभा का सुना नहीं है कि जम्मू को अलग कर दो, क्योंकि महाराजा हरि सिंह की स्टेट है। एक सच्चा राजपूत जो होगा कभी जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात नहीं करेगा। और मैंने नहीं किसी के मुँह से राजपूत सभा के सुना। भाई परुन कश्मीर का, उसका तो मुझे पूरा पता है। परुन कश्मीर का कहाँ से चलता है, वो किसका माउथ पीस है, कौन लोग से पीछे बैठे हुए हैं, तो उनकी बातों से हमें कोई इत्तेफाक नहीं है, जो मर्जी बोले। बाकी कम से कम राजपूत सभा को तो भरोसा करता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात नहीं कर सकती। जो सच्चा राजपूत होगा इसको सपोर्ट भी नहीं करेगा, उल्टा वो स्टेटहुड वापस लाने की बात करेगा, स्टेट सब्जेक्ट वापस लाने की बात करेगा। और जो हमें स्पेशल प्रोविजंस जो दिए थे, हमें
महाराजा हरि सिंह से जो वादे किए थे उन्होंने वो पूरा करने की बात करेगा, वो सच्चा राजपूत है। बाकी जो आगे पीछे घूम रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर तोड़ने की बात करें, सच्चा राजपूत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर गगन भगत बात करने के लिए थे। जम्मू कश्मीर की सरकार किस तरह से चल रही है, क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, जनता किस तरह इस सरकार के कार्यकाल को देख रही है, और मरकज़ में जो सेंटर की सरकार है वो किस तरह कामकाज कर रही है, उस पर बातचीत की। इनने क्या कुछ कहा, किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।